and Learners channel. So this is the fourth chapter of the macroeconomics measurement of national income. तो ये नेशनल इनकम यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है. वी हैव डन 4 चैप्टर्स, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि कैसे फर्म्स और हाउस होल्ड के बीच में इनकम रिवॉल्व होती है. हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, और फिर कैसे फर्म जो है वो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करती है और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वापस उस इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने में अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व करते हैं. तो इस तरीके से जो इनकम फर्म हाउस होल्ड को देते हैं वही हाउस होल्ड फर्म को वापस दे देते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने ये पढ़ा. देन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेजिडेंट, फिर फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, फिर हमने ग्रॉस से नेट में कैसे चेंज करते हैं बाय यूजिंग डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइसेस में कैसे चेंज होता है. फिर हमने NFIA पढ़ा कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फ़र्क होता है. तो ऐसे ही हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा कि जितने भी एग्रीगेट हैं नेशनल इनकम के, उन एग्रीगेट का मीनिंग क्या है और एक एग्रीगेट एक टाइप ऑफ नेशनल इनकम को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं. जिसमें से हमने 2 चीज़ें और पढ़ी थी कि जो हमारा NDPFC होता है, नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम, एंड NNPFC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज़ आवर नेशनल इनकम. तो अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी नेशनल इनकम है ना, डेट इज़ NNPFC, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे NNPFC, और बाय डिफरेंट मेथड हम कैसे बाकी वेरिएंट्स का यूज़ करेंगे. तो वी विल स्टार्ट नाउ. फर्स्ट इज़ हाउ प्रोडक्शन रिजल्ट्स इन इनकम. अगेन दिस क्वेश्चन इज़ अ रिविजनरी क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर. कि फर्स्ट चैप्टर में हमने यही पढ़ा था ना कि प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो फर्म्स के लिए दोबारा इनकम कैसे जनरेट कर लेता है. पहले तो इनकम जनरेट कर लेते हैं क्योंकि जो हमने प्रोडक्शन किया उसके बाद हमें पैसे मिलते हैं. देन ये दोबारा इनकम कैसे जनरेट करता है. तो इसमें लिखा है व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टेक्स प्लेस. जब प्रोसेस प्रोडक्शन का चल रहा होता है तो जो फैक्टर इनकम है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर दी जाती है. क्योंकि हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करी है हाउस होल्ड से, तो उनको फैक्टर इनकम पे कर दी जाती है फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज हायर करने पे फैक्टर इनकम पे कर दी जाती है. अब वही फैक्टर इनकम क्या होता है, हाउस होल्ड जो है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब हाउस होल्ड, वो इनकम को स्पेंड कर देते हैं किस पे, गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ करने में. तो जो इनकम फर्म ने पहले दी थी वो ही इनकम उनके पास लौट कर आ गई, तो इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. डैट्स वाई जो प्रोडक्शन है वो वापस इनकम में रिजल्ट हो गया, इनकम में जनरेट हो गया. इस क्वेश्चन का मतलब ये है. सो दिस इज़ द रिविजनरी क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. नाउ इन दिस चैप्टर अब जो हम मेन पढ़ने वाले हैं वो है दीज 3 कि नेशनल इनकम 3 मेथड से मेजर करे जाते हैं, कैलकुलेट करे जाते हैं. फर्स्ट इज़ वैल्यू एडिड मेथड, जिसे आप आउटपुट मेथड या प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हो. सो इफ़ इन एग्ज़ाम अगर आए कैलकुलेट नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम बाय आउटपुट मेथड और प्रोडक्ट मेथड, तो वो वैल्यू एडिड मेथड ही है. इनकम मेथड सेकंड, and third is expenditure method. Now we will discuss it one by one. Value added method. This method shows the contribution of each producing unit in the production process. ये मेथड क्या शो करता है कि हर एक प्रोड्यूसिंग यूनिट का प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में हर एक जितनी भी एंटरप्राइज है उसका कितना कंट्रीब्यूशन जा रहा है नेशनल इनकम में, वो दिखाता है वैल्यू एडिड मेथड. क्योंकि आपने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा कि जितना हमारा कॉस्ट प्राइस होता है और जितना हमारा सेल प्राइस होता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. किसके लिए, प्रॉफिट के लिए. ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा था. इकोनॉमिक्स में ये वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं. हम अपनी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस के बीच में जितना भी फ़र्क है वो हम वैल्यू अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करने के लिए.
और अगर हम हर एंटरप्राइज़ का जो वैल्यू एडिशन है, जो हर एक एंटरप्राइज़ अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रही है, अगर हम उसको ही काउंट कर ले तो वो नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट करेगी। सेकंड लिखा है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में अगर हम जितना भी पूरे कंट्री के जितने लोग हैं उनकी अगर हम इनकम को काउंट कर ले तो भी हमारी नेशनल इनकम काउंट हो जाएगी, है ना। और अगर हम इनकम को ना लेके हम एक्सपेंडिचर ले ले तो भी हमारी नेशनल इनकम निकल जाएगी। अब सम ऑफ यू में आस्क कि सर कैसे एक्सपेंडिचर को काउंट करके कैसे निकलेगी, क्योंकि देखो अगर मैंने खर्चा किया है तो वो किसी और बंदे के लिए तो इनकम होगा, मैंने किसी और शॉपकीपर को पेमेंट करी तो वो मेरे लिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन दूसरे के लिए तो वो इनकम होगी ना। तो अगर सबकी इनकम काउंट कर लो या सबका एक्सपेंडिचर काउंट कर लो, बात तो एक ही है, क्योंकि मेरा जो एक्सपेंडिचर होगा वो दूसरे की इनकम ही होगी। तो या तो सबकी इनकम काउंट कर लो या तो सबकी एक्सपेंडिचर काउंट कर लो, बात एक ही है, सेम थिंग है। सो दिस वॉज द ब्रीफ ऑफ एवरी मेथड कि हर एक मेथड को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकम या तो काउंट कर लो तो भी सेम चीज़ है, एक्सपेंडिचर काउंट कर लो तो भी, और जो बंदा वैल्यू ऐड कर रहा है वो भी नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पे हम बात करेंगे। वैल्यू एडिड मेथड। एवरी इंडिविजुअल एंटरप्राइज एड सर्टेन वैल्यू टू द प्रोडक्ट। हर एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज जो है वो अपनी कुछ सर्टेन वैल्यू को अपने प्रोडक्ट में बढ़ाकर बेचता है, ऐड करता है, विच इट परचेजेस फ्रॉम सम अदर फॉर्म एज इंटरमीडिएट। जो उसने कुछ कोई और फॉर्म से परचेज़ किया था गुड एज इंटरमीडिएट गुड, कि वो आगे उसे फर्दर प्रोड्यूस करेगा या रीसेल करेगा, तो उसमें वो अपनी तरफ से कुछ वैल्यू ऐड करता ही है। और जब वैल्यू एडेड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फर्म इज समड अप वी गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। और जब हम हर एक एंटरप्राइज़ की जो जितनी भी वो वैल्यू ऐड कर रहा है प्रोडक्ट पे, अगर हम उसे सम कर दें, उसका सम अप कर दें, देन हमें क्या मिलेगा, नेशनल इनकम। व्हाट इज़ वैल्यू एडेड? अब वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड रेफर्स टू एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। वैल्यू एडेड क्या होता है? हम जो अपनी रॉ मटेरियल जो है, लाइक मैंने अगर कोई इंटरमीडिएट गुड ख़रीदा या वीट ख़रीदा बिस्किट्स बनाने के लिए, तो अब उसमें मैं अपनी कुछ वैल्यू ऐड करूँगा। जितना ही मैंने वीट लिया उसे जब मैं फर्दर प्रोडक्शन करूँगा तो उसमें मैं कुछ वैल्यू ऐड करूँगा बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो वो यही कह रहा है कि आप जो अपना गुड परचेज़ करते हो फ्रॉम सम अदर फर्म, रॉ मटेरियल के नज़रिए में जो आप दूसरे फर्म से अपना गुड्स परचेज़ करते हो, उसमें आप अपनी थोड़ी कुछ वैल्यू लगाते हो। क्यों लगाते हो? क्योंकि आप उसे फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो आप अपने रॉ मटेरियल में एडिशन करते हो वैल्यू का। तो वैल्यू एडेड का दिस इज़ फॉर्मूला, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दिस इज कंजम्पशन। ओके, नाउ अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, अब ये हमें एग्जांपल बताएगा और ये एग्जांपल से आपको वैल्यू एडेड भी क्लियर हो जाएगा। सपोज अ बेकर नीड्स फ्लोर टू प्रोड्यूस ब्रेड। एक बेकर था, उसे ब्रेड बनानी थी तो उसे उसके लिए फ्लोर की ज़रूरत थी। ही परचेजेस फ्लोर, उसने फ्लोर ख़रीद भी लिया। एज इनपुट्स वर्थ ₹500। 500 का उसे क्या मिला, फ्लोर फ्रॉम द मिलर। एंड देन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी, फिर उसने उसका फर्दर प्रोडक्शन किया एंड कन्वर्ट्स द फ्लोर इनटू ब्रेड, और फिर लास्ट में उसने जो फ्लोर था उसे ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया और उसे कितने में सेल किया, 700 में ब्रेड को। नाउ फ्लोर इज़ एन इनपुट। आप मानते हो कि जो फ्लोर है वो एक इनपुट है, इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो प्रोडक्शन फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई वो इंटरमीडिएट गुड है। और उसकी वैल्यू जो है ₹500 वो होगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो अब समझ में आया कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। जो इनपुट हमने ख़रीदा है उसकी जो वैल्यू है उसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया। लाइक मेरे को अगर एक प्रोडक्ट बनाना है, मेरे को स्पिनर्स बनाने, अब स्पिनर्स में मेरे को जितना भी रॉ मटेरियल लगेगा वो मेरा क्या होएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ब्रेड इज़ द आउटपुट, ब्रेड है एक आउटपुट, तो उसकी जो वैल्यू है ₹700, उसे हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। जितना हमने आउटपुट बना लिया, हमने प्रोडक्ट बना लिया, तो उसकी जो वैल्यू होगी हम उसे क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट। नाउ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज़ वैल्यू एडेड।
अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जिस पे आप उस प्रोडक्ट को बना के पूरा सेल कर रहे हो, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसे बनाने में जितने भी प्रोडक्ट्स, जितने भी रॉ मटेरियल यूज़ आए उनका कर दो डिफरेंस, और जितना डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वैल्यू एडेड। क्योंकि आपको इतना का सामान पड़ा था, वो तो आपने बना के अब उसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या बचेगा, जितनी आपने वैल्यू एक्स्ट्रा लगाई है, जितनी आपने वैल्यू ऐड करी है। इट मीन्स द बेकर हैज़ एडेड अ वैल्यू ऑफ ₹200 टू द टोटल फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। इसका मतलब बेकर ने 200 रुपये की वैल्यू बढ़ा दी है अपनी फ्लो ऑफ फाइनल गुड और सर्विसेज। जितना वो फाइनल गुड और सर्विसेज बनाता है, प्रोवाइड करता है इकोनॉमी में, उसमें उसने 200 रुपये ऐड कर दिए हैं। वैल्यू एडेड बाय ईच एंटरप्राइज इज टर्म्ड एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हर एक एंटरप्राइज जो वैल्यू ऐड करता है उसे क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVAMP। ओके, sum total of GVAMP of all producing enterprise within the domestic territory of a country during 1 year is equal to GDPMP। और हम अगर हर एक एंटरप्राइज की GVAMP, लाइक मैंने अगर 200 रुपये बढ़ाए हैं तो ये मेरा GVAMP है, मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसने 300 रुपये बढ़ाए हैं तो उसका वो GVAMP है, तीसरे ने 500 बढ़ाया है तो वो उसका GVAMP है। तो अगर ऐसे हर एंटरप्राइज का GVAMP को हम सम कर दें, सिग्मा GVAMP, तो वो क्या बनेगा, GDPMP। ओके, अगर हम सारे GVAMP को प्लस कर दे, सिग्मा समेशन कर दे, तो वो क्या बनेगा, GDPMP। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वैल्यू एडेड क्या होता है, कि हम अपने रॉ मटेरियल, जितना भी हमने अपना सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल ख़रीदा, उसमें जब हम अपनी वैल्यू बढ़ा देते हैं और बेचते हैं तो उसे कहते हैं वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट जब हमारा जो एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाता है और हम उसे सेल करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है उसे वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो रॉ मटेरियल की वैल्यू होती है उसको, और वैल्यू एडेड जो दोनों का डिफरेंस होता है। नाउ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था कि जो रॉ मटेरियल की वैल्यू उसे कहते हैं, लेकिन अब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देखेंगे यहाँ पे। Intermediate consumption refers to the expenditure incurred by a production unit on purchasing those goods and services from other production units which are meant for resale or for further production during the same year। तो वो ये कह रहा है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो एक्सपेंडिचर है जो एक प्रोडक्शन यूनिट करता है फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। वो उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए वो खर्चा करता है ताकि वो गुड्स या तो रीसेल में हेल्प करे या फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे ड्यूरिंग द सेम ईयर। अब फाइनल कंजम्पशन क्या होता है, फाइनल कंजम्पशन रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनल कंजम्पशन ये वो खर्चा होता है जो हम गुड्स और सर्विसेज पे करते हैं जो कि कंजम्पशन के लिए यूज़ होते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होते हैं। इम्पोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली। अब जो वैल्यू एडेड मेथड होता है ना उसमें हम इम्पोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करते। इफ़ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज़ गिवन, अगर हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू दे रखी है तो हम इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड नहीं करेंगे, क्योंकि इम्पोर्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्योंकि इम्पोर्ट्स की जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी इंक्लूड होती है किस में, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। अब वो कैसे, एग्ज़ाम्पल, मेरे को एक XYZ प्रोडक्ट बनाना है। अब उस XYZ प्रोडक्ट के लिए मेरे को चाहिए ABC रॉ मटेरियल। XYZ प्रोडक्ट के लिए मेरे को चाहिए एक सब्सटेंस जो कि है ABC, उसका नाम है ABC। और ये जो ABC है ना ये अब्रॉड से आता है। अब इस अब्रॉड से आने के लिए मेरे को मतलब अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे को अब्रॉड से ABC क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। अब वो मैंने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद मैंने वो अपना गुड बना लिया और सेल भी कर दिया। ओके, तो अब जब मैं अपनी नेशनल इनकम को काउंट करूँगा तो मैं इंपोर्ट्स को इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैंने XYZ प्रोडक्ट बनाया होगा और उसमें मैंने अपनी तरफ से वैल्यू ऐड करी होगी बेचने के टाइम पे, सेल के टाइम पे जब मैंने अपनी तरफ से वैल्यू ऐड करी होगी XYZ प्रोडक्ट को सेल करने में, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड हो रखी होगी, उसमें से ही तो मैंने अपनी वैल्यू ऐड करी होगी।
बिकॉज अगर मेरी एक एंटरप्राइज है तो मैं पहले अपने खर्चे देखूंगा ना कि इस प्रोडक्ट को बनाने में मेरा कितना खर्चा हुआ है, और जितना खर्चा हुआ है उससे ज़्यादा ही मैं कवर करता हूँ कस्टमर से। तो यही है कि XYZ प्रोडक्ट जब बनेगा और अब बेचने की बारी आएगी तो उसका जितना खर्चा हुआ है वो पहले से ही वो ध्यान रखेगा और उसमें वैल्यू ऐड करेगा। तो वो इसलिए कह रहा है कि अगर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, पता है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इतनी है, तो उसमें इंपोर्ट्स अलग से ऐड नहीं होंगे, क्योंकि जो शॉपकीपर है, जो बिजनेसमैन है, वो पहले से ही ध्यान रखेगा कि इंपोर्ट में मेरा इतना खर्चा हो गया तो कस्टमर से मैं अपना लॉस क्यों करवाऊँ, वो ज़्यादा ही करवाएगा, ज़्यादा ही वो पैसे लेगा उससे और अपनी एडिक्वेट वैल्यू ऐड करेगा कि इतना पहले तुम्हें वो कवर करना है और उसके बाद ही वो वैल्यू ऐड करेगा उसमें। But if domestic purchases are specifically mentioned, then imports will also be included. अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये डोमेस्टिक परचेजेज है, डोमेस्टिक परचेज मतलब कंट्री के अंदर से कोई बाहर से लेना देना नहीं है, तो अगर डोमेस्टिक परचेजेज लिख रखा है तो इंपोर्ट्स इंक्लूडेड होंगे, क्योंकि उसमें इंपोर्ट डोमेस्टिक परचेजेस में इंपोर्ट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे, क्योंकि डोमेस्टिक परचेजेस तो अपनी कंट्री का जितनी भी परचेज हुई है उसे ही लेता है। तो इसका मतलब इंपोर्ट इंक्लूडेड नहीं हुआ, सारे खर्चों को नहीं देखा अगर डोमेस्टिक परचेजेस अलग से लिखा है तो। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के पीरियड में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी मार्केट वैल्यू को क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैंने आपको कहा था जब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज सेल होते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है उसे ही कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग 1 ईयर। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट को मेजर कैसे करें? हाउ टू मेजर वैल्यू ऑफ आउटपुट? सो वह अगर इंटायर आउटपुट, पूरा का पूरा आउटपुट जितना हमने बनाया वो सोल्ड हो जाता है 1 साल के अंदर अकाउंटिंग ईयर में, तो जितना भी हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो सेल्स के इक्वल हो जाएगा, जितना बनाया उतना बेच दिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। पर अगर पूरा आउटपुट नहीं बेचा, व्हेन द इंटायर आउटपुट इज़ नॉट सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो क्या करेंगे? तो जो अनसोल्ड स्टॉक है वो वैल्यू ऑफ सेल्स में ऐड हो जाएगा, जो सेल्स की वैल्यू है उसमें अनसोल्ड स्टॉक ऐड हो जाएगा। अनसोल्ड स्टॉक क्या होता है? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक एंड इज टर्म्ड एज चेंज इन स्टॉक। तो जो अनसोल्ड स्टॉक होता है वो क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बिकॉज एज्यूम करते हैं मेरा पिछले साल एक भी गुड अनसोल्ड नहीं था, सारा गुड पिछले साल मैंने बेच दिया था, तो मेरी जो अनसोल्ड स्टॉक था वो पिछले साल था नील, ज़ीरो। लेकिन इस साल मेरे पास अब अनसोल्ड स्टॉक कितना आया? 20,000 का। तो अब अगर क्लोजिंग स्टॉक फिर क्या होएगा? जितना भी, अब हम जब क्लोजिंग स्टॉक बनाते हैं अकाउंट्स में भी तो क्या लिखते हैं क्लोज जब करते हैं हम अकाउंट कि कितना स्टॉक अभी हमारे पास है, तो अभी मेरे पास है 20,000, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग ईयर में कितना था? कुछ नहीं था, ज़ीरो। तो इसलिए जो अनसोल्ड स्टॉक है वो हो गया 20,000, जो कि हमें पता भी है क्योंकि इस साल 20,000 का सामान नहीं बेचा, तो अनसोल्ड स्टॉक क्या हो गया? 20,000। तो ये फॉर्मूला है चेंज इन स्टॉक का या अनसोल्ड स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर पूरा नहीं बिका पूरे साल में तो फिर क्या है उसका फॉर्मूला? सेल्स की कितना सेल हुआ है वो प्लस चेंज इन स्टॉक या अनसोल्ड स्टॉक। भाई जितना बिक गया वो और जितना नहीं बिका वो, अगर हम उसे प्लस कर देंगे तो जितना आउटपुट बना होगा पूरे साल में उतनी वैल्यू आ जाएगी, है ना। एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। एक्सपोर्ट भी सेपरेटली इंक्लूड नहीं होते इंपोर्ट्स की तरह। एक्सपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली इन वैल्यू ऑफ आउटपुट इफ सेल्स आर गिवन। अगर सेल्स गिवन है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में एक्सपोर्ट इंक्लूडेड नहीं होंगे। इन केस ऑफ एन ओपन इकोनॉमी सेल्स इंक्लूड डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट। क्योंकि अगर ओपन इकोनॉमी है, क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसके कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होते बाहरी देश से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो अगर ये क्लोज्ड इकोनॉमी ना होकर ओपन इकोनॉमी है तो जो डोमेस्टिक सेल्स है, सेल्स है, तो उसमें डोमेस्टिक सेल्स एज वेल एज एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूडेड होंगे। पर अगर डोमेस्टिक सेल्स ऐसे स्पेसिफिकली लिख रखा है कि हाँ डोमेस्टिक सेल्स इतने रुपए की है, तो एक्सपोर्ट को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। पर अगर
सेल्स गिवन है, सिर्फ खाली सेल्स लिख रखा है तो सेल्स मतलब डोमेस्टिक सेल्स भी है और एक्सपोर्ट भी है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में वो इंक्लूडेड होगा। इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन होता है। दीज आर डिवाइडेड इनटू 3, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ये आपने बहुत बारी पढ़ रखा है। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इसके अंदर कौन सी प्रोडक्शन यूनिट आती है? जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करने में इंगेज्ड होते हैं, जैसे लैंड, वाटर, सबसॉइल एसेट। कैसे कैसे लैंड कैसे यूज़ करते हैं? फार्मिंग, वाटर, फिशिंग, माइनिंग। तो ये क्या होता है? इट इज़ द सोर्स ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल। ये सोर्स होता है, प्राइमरी सेक्टर जो है वो एक सोर्स होता है ताकि जो सेकेंडरी सेक्टर है उसे बेसिक रॉ मटेरियल्स मिले, क्योंकि अगर फार्मिंग नहीं होगी तो हम आगे प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे चीज़ें, क्योंकि फार्मिंग जो बेसिक सोर्स है अगर वो वहाँ पे मतलब हमारा जो फूड आइटम है वो प्रोड्यूस होता है तो ही वो आगे जाके इंडस्ट्री में और भी चीज़ें बनाने में हेल्प करता है। लाइक वीट नहीं बनेगा तो अब हमें वीट वाले बिस्किट्स खाने तो वो तो इंडस्ट्री में ही बनेंगे। अब वीट नहीं होगा तो बेसिक रॉ मटेरियल नहीं होगा, मतलब तो इंडस्ट्रीज़ के काम नहीं आने वाला, सेकेंडरी सेक्टर के काम नहीं आने वाला। सेकेंडरी सेक्टर इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर इंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड इनटू अनदर गुड। तो इसके अंदर प्रोडक्शन यूनिट है सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो किस में इंगेज है? एक गुड को दूसरे गुड में ट्रांसफॉर्म करने में। फॉर एग्जांपल शुगर केन को शुगर में ट्रांसफॉर्म करो। कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है? एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करने में हेल्प कर देती है। लाइक एक प्लॉट था उस पर हाउस बना दिया तो ट्रांसफॉर्म कर देती है। टर्शरी सेक्टर इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर इंगेज इन प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, और ये टर्शरी सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, फाइनेंस, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एट्सेट्रा। तो ऐसे ही प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस को क्लासीफाई कर रखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में। सो आई होप दिस वुड बी क्लियर टू यू। नाउ स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करने में कितने स्टेप्स हैं? तो पहला स्टेप जो वैल्यू एडेड मेथड में आता है वो है आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन यूनिट है उन्हें आइडेंटिफाई करो, क्लासीफाई करो। अब वो प्रोडक्शन यूनिट कैसे क्लासीफाई होते हैं वो अभी हमने पढ़ा था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो इन्हें पहले आइडेंटिफाई करो और इन प्रोडक्शन यूनिट को क्लासीफाई करो। फिर GDP MP कैलकुलेट करो। सेकेंड इज़ एस्टिमेट GDP MP। देन थर्ड इज़ कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि GDP MP अगर हमें पता है तो NDP FC में हम कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं, थर्ड चैप्टर में अभी हमने सीखा था। फिर NFIA से नेशनल इनकम पे अराइव कर जाओ, यानी कि नेशनल इनकम NNP FC कैलकुलेट करो। ओके, ये अभी हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो इट वुड मेक यू क्लियर। पहले हम थियोरेटिकल चीज़ पढ़ लेते हैं। प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। प्रिकॉशंस क्या होते हैं जो हम वैल्यू एडेड मेथड में हमें ध्यान देना चाहिए? पहला प्रिकॉशन, इंटरमीडिएट गुड आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड को नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते, सेकेंड चैप्टर में ही पढ़ा था। बिकॉज सच गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, क्योंकि वो गुड की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइनल गुड में इंक्लूडेड होती है। शॉपकीपर या बिजनेसमैन पहले ही उसमें वैल्यू ऐड कर देता है, तो उस इंटरमीडिएट गुड की पहले से ही उसमें वैल्यू इंक्लूड होती है। अगर उन्हें दोबारा इंक्लूड किया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, एक ही चीज़ को बार बार काउंट करते रह जाएंगे, नेशनल इनकम एक्यूरेट नहीं आएगी। सेकेंड इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। जितने भी हम सेकेंड हैंड गुड्स को बेच रहे हैं या परचेज कर रहे हो वो इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। कब? जिस साल वो प्रोड्यूस हुए होंगे, जिस साल में वो सच्ची में प्रोड्यूस हुए होंगे वो उस साल नेशनल इनकम में काउंट हो चुके होंगे, तो उनकी सेल और परचेज पे नहीं इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में, क्योंकि वो अभी के जो करंट फ्लो है गुड्स एंड सर्विसेज के उनमें ऐड ऑन नहीं होंगे, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे अभी की गुड्स और सर्विसेज को नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करने के लिए। अभी वो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके थे उस साल जिसमें वो प्रोड्यूस हुए थे। बट जितना भी कोई कमीशन हो या ब्रोकरेज हो सेल पे या परचेज पे उन गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स पे, तो वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, क्योंकि ये एक प्रोडक्टिव सर्विस है। कमीशन और ब्रोकरेज ओनली,
बाकी सेल और परचेज नॉर्मल हो तो वो इंक्लूड नहीं होंगे। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। जितनी भी सर्विसेज जो होती हैं वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हैं तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, आर नॉट इंक्लूडेड। कौन सी सर्विसेज है जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ होती हैं? डोमेस्टिक सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ की जो सर्विस है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, हम खुद ही कंज्यूम करते हैं, कोई और तो नहीं करता। किचन गार्डनिंग हो गई, तो ये जितनी भी चीज़ें ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर देयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि इनकी जो सर्विसेज है उनकी मार्केट वैल्यू को मेजर करना बहुत मुश्किल है। ये जितनी भी सर्विसेज है ये घर में ही प्रोड्यूस होती हैं और घर में ही कंज्यूम हो जाती है और मार्केट प्लेस में तो कभी एंटर करती नहीं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये मार्केट वैल्यू इनकी फाइंड करना मुश्किल है, ये कभी मार्केट प्लेस में ये सर्विसेज आती नहीं है, तो नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन हम इनसे कहते हैं। बट जैसे कि पेड सर्विसेज हैं, सर्विसेज ऑफ मेड, सर्वेंट, ड्राइवर, मेड की सर्विस, सर्वेंट की सर्विस, ड्राइवर्स की सर्विसेज, ये जो हैं वो पेड सर्विसेज होती हैं, ये इसलिए इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। फोर्थ पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। गुड्स का जो प्रोडक्शन है सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में, क्योंकि ये करंट आउटपुट में कंट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि अभी जो मैंने गुड बनाया वो अगर मेरा रिलेटिव ही कोई यूज़ कर रहा है तो हाँ वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो गुड प्रोड्यूस हुआ और यूज़ भी हो रहा है, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो करंट फ्लो, करंट आउटपुट में इंक्लूडेड है, वो करंट आउटपुट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी वैल्यू एस्टिमेट होगी, इम्प्यूटेड होगी, बिकॉज वो मार्केट में सोल्ड नहीं हुआ। बट ऐसा नहीं है कि वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि वो करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आता है। Imputed value of owner occupied houses should be included. ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस का मीनिंग क्या है देखना है। पीपल हु लिव इन देयर ओन हाउसेज डू नॉट पे एनी रेंट। जो लोग अपने खुद के घर में रहते हैं उन्हें किसी को रेंट नहीं देना पड़ता, बट दे इंजॉय हाउसिंग सर्विसेज सिमिलर टू दोज पीपल हु स्टे इन रेंटेड हाउसेज। बट उन्हें वैसी ही हाउसिंग सर्विसेज इंजॉय करते हैं वो, जैसी वो बंदा जो किसी के रेंट पे रह रहा है, किसी के घर में रेंट पे रह रहा है या रेंट एकोमोडेशन है उसके पास, तो हाउसिंग सर्विसेज तो दोनों इंजॉय कर रहे हैं, बट एक को रेंट देना पड़ता है और एक ऐसे ही शांति से बैठा हुआ है। तो वैल्यू ऑफ सच हाउसिंग सर्विसेज इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू मार्केट रेंट ऑफ सिमिलर एकोमोडेशन। तो उन हाउसिंग सर्विसेज की वैल्यू को एस्टिमेट किया जाता है कि मार्केट में कितना रेंट है उसी एकोमोडेशन का, और उसी एकोमोडेशन की वजह से एक एस्टिमेटेड रेंट फाइंड किया जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्यूटेड रेंट। यहाँ पे लिखा है ना इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड रेंट यानी कि एस्टिमेटेड रेंट। ओके, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड। जितना भी स्टॉक ऑफ गुड में चेंज हुआ है वो इंक्लूड किया जाएगा। नेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। जितना भी स्टॉक और इन्वेंट्री में नेट इंक्रीज हुआ है स्टॉक में, गुड्स में, इन्वेंट्री में, वो इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में, क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि डबल काउंटिंग के प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आती है। इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड। हमें पता है जब हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं तो सिर्फ फाइनल गुड और सर्विसेज की वैल्यू काउंट होती है। डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। सो डबल काउंटिंग क्या होता है? डबल काउंटिंग वो प्रॉब्लम होती है जब हम एक ही आउटपुट को एक से ज़्यादा बार गिन लेते हैं, जब हम डिफरेंट प्रोडक्शन के स्टेजेस पे जाते हैं। लाइक अभी मैंने वीट बनाया तो मैंने वीट की वैल्यू काउंट कर ली, फिर वीट से फ्लोर बना तब मैंने वीट की वैल्यू काउंट कर ली एक और बार, फिर फ्लोर से बिस्किट भी बना तो मैंने वीट और फ्लोर दोनों की वैल्यू काउंट कर ली। तो इसको, ये जब हम बार बार एक ही चीज़ को काउंट करते रहते हैं तो इसे कहते हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज फार्मर प्रोड्यूसेस वीट एंड सेल्स इट टू द ₹500 टू मिलर। फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया और किसे बेच दिया? मिलर को 500 रुपये में। फॉर मिलर वीट इज़ एन इंटरमीडिएट गुड। मिलर के लिए तो वीट एक इंटरमीडिएट गुड था। मिलर ने वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया और 700 में बेच दिया किसे? बेकर को।
मिलर ने वीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया और 700 में बेकर को बेच दिया। अब कितनी वैल्यू ऐड करी? 200 रुपये की। बेकर मैन्युफैक्चर्स ब्रेड, बेकर ने ब्रेड बनाई किससे? फ्लोर से, और पूरी की पूरी ब्रेड थी वो एक फाइनल कंज्यूमर को बेच दी कितने में? 1000 रुपीज़ में। तो जो वीट की वैल्यू थी वो किस में इंक्लूडेड थी? वैल्यू ऑफ फ्लोर में। वीट की वैल्यू फ्लोर की वैल्यू में इंक्लूडेड थी, और जो फ्लोर की वैल्यू थी वो ब्रेड की वैल्यू में इंक्लूडेड थी। तो इसका मतलब जो फ्लोर है और वीट है वो एक से ज़्यादा बार काउंट हो गए, तो इससे क्या हुआ? डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हुई। इट लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक ही चीज़ को बार बार हम काउंट करते रहेंगे तो ओवर एस्टिमेशन तो लगेगा ही, तो वही दिक्कत हो जाती है फिर। अब हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग? डबल काउंटिंग हो तो गई, अब इसे अवॉइड कैसे करें? तो इसके दो मेथड है। फर्स्ट इज़ फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए सिर्फ जितने भी फाइनल गुड है ना उन्हीं की वैल्यू काउंट करो, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू काउंट मत करो। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ ब्रेड ऑफ ₹1000 सोल्ड टू फाइनल कंज्यूमर शुड बी टेकन इन नेशनल इनकम। 1000 रुपये की वैल्यू ही हमें लेनी चाहिए नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए। वैल्यू एडेड मेथड, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाई ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट शुड बी टेकन इन द नेशनल इनकम। जितना हर एक एंटरप्राइज जितनी भी वैल्यू ऐड कर रही है अपनी तरफ से उनको सम अप कर दो, नेशनल इनकम अपने आप निकल कर आ जाएगी। फॉर एग्जांपल वैल्यू कितनी ऐड करी फार्मर ने? 500 रुपये। वीट 500 रुपये का उगाया, वैल्यू हुई 500 रुपये। मिलर ने कितनी वैल्यू ऐड करी थी? 200 रुपये, क्योंकि 700 में बेचा था। बेकर ने फिर कितने में बेचा था? 1000 रुपये में। तो 700 से 1000 कितना पड़ा? 300 की वैल्यू ऐड करी थी बेकर ने। इसका मतलब टोटल ऑफ ₹1000 इंक्लूड करना चाहिए नेशनल इनकम, क्योंकि 500 प्लस 200 प्लस 300 जितनी भी वैल्यू ऐड करी है फार्मर ने, मिलर ने, बेकर ने, वो कितना आया? 1000। तो ये 1000 हम लेंगे नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम सम ऑफ वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम। ये एक फैक्ट है, और ये अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको ट्रू लिखना है, क्योंकि इसका मतलब ये कह रहा है ये आई हैव टोल्ड यू कि अगर आप इनकम मेथड भी लेते हो और अगर आप सारे बंदों की, सारे पर्सन्स की इनकम को भी लेके चलते हो, उन्हें कैलकुलेट करते हो, तो अगर सबकी इनकम को हम एक साथ प्लस कर देंगे तो हमारी नेशनल इनकम बन जाएगी। तो इसलिए चाहे वैल्यू एडेड मेथड से देखो चाहे इनकम मेथड से देखो, अगर हम वैल्यू एडेड मेथड से देखते हैं तो जो बंदा अपनी तरफ से वैल्यू ऐड कर रहा है मतलब वो उसकी इनकम है, क्योंकि जितने उसने रॉ मटेरियल ख़रीदे पहले तो वो वही कवर करेगा, देन उसके बाद जो वो अपनी तरफ से वैल्यू ऐड कर रहा है, जैसे कि ऊपर वाले केस में 200 रुपये ऐड किए, 300 रुपये ऐड किए, तो ये बंदा पर्सन अपनी तरफ से ऐड कर रहा है, तो ये तो हो गया वैल्यू एडेड, मतलब वो उसकी इनकम है। इस बंदे ने खर्चा किया इतना और उसके बाद जब प्रोडक्ट बनाया और बेचा तो उसने खुद की तरफ से जो वैल्यू ऐड करी वो उसकी इनकम है। और जो हम हाउस होल्ड को या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम पेमेंट कर रहे हैं वो उनके लिए इनकम है। तो जो हमारे लिए इनकम है या उनके लिए इनकम है, अगर हम सबकी इनकम को कंबाइन कर देंगे तो नेशनल इनकम तो आएगा ही। तो इसलिए वो कह रहा है कि वैल्यू एडेड का सम कर दो या फैक्टर इनकम का सम कर दो, दोनों का आएगा सेम, क्योंकि नेशनल इनकम को निकालने के दोनों ही तरीके हैं। तो या तो वैल्यू ऐड का सम कर दो या इनकम का सम कर दो, नेशनल इनकम सेम ही आनी है। प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू ऑफ एडिशन टू इनपुट्स थ्रू कॉम्बाइंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि जितना भी हमने इनपुट खरीदा उसमें वैल्यू ऐड करो थ्रू कॉम्बाइंड एफर्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। NVFC मीन्स नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कुछ नहीं है बट कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका, जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने हेल्प किया है प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो वो यही कह रहा है कि वैल्यू एडिशन जो हो रहा है इनपुट्स में वो किसकी इनकम है, शॉपकीपर की या बिजनेसमैन की, वो जो भी है, ठीक है। और जो फैक्टर इनकम्स जो हम हाउस होल्ड को या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर रहे हैं वो किसकी इनकम है, उन लोगों की जिन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज हमें दी थी। तो चाहे उनकी इनकम को काउंट कर लो या हमारी इनकम को काउंट कर लो, अगर हम वैल्यू एडिशन सबका काउंट करेंगे तो नेशनल इनकम आएगा, अगर हम इनकम मेथड से सबकी इनकम काउंट करेंगे तो भी नेशनल इनकम आएगा। तो दोनों का आंसर सेम ही आता है टेक्निकली, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ वैल्यू एडेड इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम। ओके, I hope this would be clear to you.
इनकम मेथड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. So guys, if you like my lectures, please like, comment, share and subscribe my channel. And if you have any doubts, do comment. Thank you so much.